मेरे प्यारे साथियों, मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे देखो, एक बात, समस्याएं सब पर आती हैं तो ध्यान देना होगा। ज़्यादा हम निरस्तापूर्वक बात नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से मैंने शपथ ले रखी है कि मुझे नीरस नहीं होना है किसी चीज़ से। ठीक है, जैसे कहा गया है, कुछ चलते हैं पदचिन्हों पर, कुछ चलते हैं पदचिन्हों पर, कुछ पदचिन्ह अपना बनाते हैं। कुछ चलते हैं पदचिन्हों पर, कुछ पदचिन्ह अपना बनाते हैं। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो सदियों तक पूजी जाती हैं। ध्यान रहे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप हमारे साथ हैं तो आप अपनी योग्यता का परिचय देंगे। आप ये सिद्ध करके दिखाइए कि आप युवा हैं। ठीक, जिस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर भी घर से भगाया गया था, तो वही बाबर था जो हिंदुकुश की पहाड़ियों पर घूम रहा था और आकर के वो किस प्रकार से राजाओं को परास्त करके अपना साम्राज्य खड़ा किया था। ठीक उसी प्रकार से हम आपको भी अपनी मेहनत और कौशल के माध्यम से सिलेक्शन लेकर के अपना विजयी तिरंगा और अपना विजयी ध्वज फहराना है। ठीक है, ताकि इस धरा पर जो विशेष रूप से लोग हैं, इनको परास्त कर अपने ज्ञान और कौशल से हम आप सभी एक नया सवेरा बना सकें। समझ पा रहे हैं? तो आइए इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस देखने की कोशिश करता हूं, जिनके माध्यम से हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। देखिए, एक सवाल था, कहा गया हाल ही में किस का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, औरंगाबाद है। ठीक है, पीछे हो चुका था। महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो महाअधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। आर्टिकल नंबर 165। उसके बाद भारत की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो आप समझ पा रहे हैं, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ध्यान रहे, कार्यपालिका का प्रमुख आपका प्रेसिडेंट होता है। आपसे सवाल पूछा जाए इंपॉर्टेंट रूप से वनडे की को ध्यान में रखते हुए, जो पीडी है यानी प्रेसिडेंट, इसका पद 52 में है, आप जानते हैं। लेकिन इसका वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वह पीएम होता है। पीएम किस आर्टिकल के अंतर्गत नियुक्त होता है? जी भैया, 75। आपको ये पता होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री होता है यही आपका मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद का गठन कहाँ है? तो मंत्रिपरिषद का गठन आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 74 में है। समझ जाएंगे, ये सारी बातें आप हम कर चुके थे, है ना। आगे देखेंगे, लिखा है, सूर्य के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? हाँ, यानी कौन सा ऐसा प्राणी है या कौन सा ऐसा हमारा शासक था जिसे हम शौर्य का सूर्य कहते हैं? ध्यान रहे, क्या? शौर्य का सूर्य। एक सवाल इसी तरह आता है, कहते हैं हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य नहीं, हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरदास को ही हम खंजन नयन भी कहते हैं, सूरदास को ही हम वात्सल्य का सम्राट कवि कहते हैं। एक सवाल फिर आएगा कि वाणी का डिक्टेटर कवि किसे कहा जाता है? तो वाणी का डिक्टेटर कवि आपके कबीरदास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कबीरदास जी को। आप इस बात को विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो शौर्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो शौर्य का सूर्य कहा जाता है, आप जानते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान देंगे। ये कौन है? तो ये आप जानते हैं, गुप्त वंश के परम प्रतापी शासक या फिर सबसे प्रतापी शासक। ठीक, इन्हीं के यहाँ नवरत्न रहते थे। आपके वनडे में ये ऐसे सवाल आएंगे, ध्यान रहे। ठीक है, ये सवाल आएगा, अच्छे इसमें धराशायी हो जाएंगे, आप इसे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र जो था समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त के विषय में क्या क्या है मैंने पीछे आपको बता दिया था। ठीक है, समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन कहते हैं। कहाँ का?
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेपोलियन की और बात करते हैं। कश्मीर का नेपोलियन पूछा जाए तो ललितादित्य मुक्तापीड है। और आप ध्यान रखेंगे, पंजाब का नेपोलियन पूछा जाए तो वह आपका महाराजा रणजीत सिंह हो जाएंगे। कौन? रणजीत सिंह हो जाएंगे। रणजीत सिंह वही हैं जिन्होंने लाहौर जो है अमृतसर की संधि हुई थी, जिनके मध्य में अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों से, ठीक है ना। अब इस पे ज़्यादा बात ना करना चाहेंगे, तो ये इनसे थोड़ी सी जान लेंगे। आपसे कहीं पूछा जाए स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण से पूरी तरह से निर्मित किसने कराया है, यानी जो स्वर्ण मंदिर है इस पर गोल्डन यानी गोल्ड यानी सोना किसने मढ़वाया, नाम होगा आपका जो है महाराजा रणजीत सिंह। इस बात को ध्यान रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्हें हम पंजाब का नेपोलियन कहते हैं। समझ जाएंगे ना। यही से संबंध आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? स्वर्ण मंदिर से है। समझ जाएंगे ना। इसकी कहानी हम आपको पिछले क्लासों में हम सिखा चुके हैं, ठीक है। समय ज़्यादा लेना उचित नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन। लिखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के समय राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो ये हम पीछे सीख चुके थे कौन थे। तो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनका जन्म रामेश्वरम, ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। इन्हें हम भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। बाकी ज़्यादा बात नहीं। अगला राष्ट्रनायक, एक सवाल इंपॉर्टेंट मिला। पहले तो पूछेगा सवाल देश बंधु किसे कहा जाता है। इन सवालों का आप ध्यान रखेंगे। देश, जी भैया, बंधु, देश बंधु आपका चित्तरंजन दास है। कौन? चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। एक दिन भैया आप ये ध्यान देंगे कि जो ये संख्या आप सबकी 18 से 20 बात ना करें, 18 से 20 की जो भी संख्याएं दिखाई देती है, यह संख्या एक दिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यह संख्या डबल होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो ध्यान रहे, चित्तरंजन दास को क्या कहा जाता है? देश बंधु कहा जाता है। तो एक सवाल है राष्ट्रनायक, ठीक, राष्ट्रनायक किसे कहा जाता है? तो यह राष्ट्रनायक ध्यान रखेंगे पिंगली वेंकैया जी को कहा जाता है। किसको? तो राष्ट्रनायक किसे कहा जाता है? पिंगली वेंकैया, ठीक, पिंगली वेंकैया जी को राष्ट्रनायक कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा तिरंगा के डिजाइनर कौन है? तो तिरंगा के डिजाइनर पिंगली वेंकैया है। आपसे पूछा जाएगा जो तिरंगा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? हाँ, 3:2 या 3:4? 3:2। सोच के बोलो भाई। 3:2, ठीक है, इसका अनुपात होता है 3:2। समझ जाएंगे ना। यानी लंबाई इसकी 3 होती है और ऐसे 2 होती है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया का संबंध कहाँ से? पिंगली वेंकैया का संबंध आपके जो है वर्तमान के, देखो इसमें ऑप्शन लिखा भी है, पिंगली वेंकैया का संबंध वर्तमान के कहाँ से है? तो लिखा है पेडक लेपल्ली। कौन? पेडक लेपल्ली गांव है और कृष्णा जिला है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इनका संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। आपसे इतने पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछ लेगा, कहेगा ये बताओ डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध ऑपरेशन फ्लड से है। ऑपरेशन फ्लड कहे तो दुग्ध क्रांति, ठीक है। और इनका संबंध पूछेगा ये किस राज्य से है? तो आप ध्यान रखेंगे कोझिकोड केरल। कहाँ? कोझिकोड केरल, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध आपके तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से। ये ध्यान रखेंगे। विश्व में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ध्यान रखोगे, आपसे वनडे में सवाल पूछे जाएंगे, इनको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, लिखा है ट्रांसफार्मर निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? ठीक है, ट्रांसफार्मर निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछेगा, आओ हम आपको सिखाते हैं। पहला सवाल, आप लोग AC और DC की बात करेंगे, ठीक है।
AC और DC, इसकी बात करेंगे। पहले तो आपसे सवाल पूछेगा AC से DC को में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है, ठीक है, कौन? तो AC को DC में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन में रहेगा ट्रांसफार्मर, ऑप्शन में रहेगा रेक्टिफायर, तो आपको लगाना होगा ऑप्शन रेक्टिफायर। समझ पाई बात? यह इम्पॉर्टेंट सवाल है, अक्सर लोग इसमें यही लगाते हैं ट्रांसफार्मर। क्या तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? पहले ये जानो, AC से DC में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करेगा? रेक्टिफायर, ठीक, रेक्टिफायर। और ट्रांसफार्मर का काम ये होता है कि जो अगर लाइट कम पड़ गई तो लाइट को यथा, जैसे मान लो आप टीवी चला रहे हो, बिजली कम पड़ गई तो बिजली, उसका काम यह है कि बिजली को थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि आपकी टीवी न बंद होने पाए, और अगर ज़्यादा आ गई तो उसको कंट्रोल कर लेना ताकि बिजली लाइट आपकी टीवी जलने न पाए। यही तो होता है, ये इसका मुख्य काम होता है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और निम्नाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, निम्नलिखित ट्रांसफार्मर। अच्छा, तो ध्यान रखेंगे AC से DC का में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? रेक्टिफायर। जो ट्रांसफार्मर का बीच का हिस्सा होता है जिसे हम क्रोड कहते हैं, क्या कहते हैं? कभी कभी यही पूछ लेता है, उसे हम क्रोड कहते हैं। और जो क्रोड होता है ये बना किसका होता है? तो आप ध्यान रहे, ये नर्म लोहा का होता है। किसका? नर्म लोहा का। आपसे कभी पूछा जाए महत्व रूप से, पूर्ण रूप से शुद्ध लोहा किसे माना जाता है? नर्म लोहे को। किसको माना जाता है? नर्म लोहे को हम मानते हैं क्या? शुद्ध लोहा मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपसे कहेगा, बताइए सोना, कितने कैरेट का सोना पूर्णतः शुद्ध होता है? तो 24 कैरेट का जो सोना होता है, यानी स्वर्ण 24 कैरेट का स्वर्ण नापने की एक इकाई है, ठीक है। 24 कैरेट का जो सोना होता है शुद्ध माना जाता है, समझ जाओगे ना। और 18 कैरेट का जो सोना होता है वह आपके आभूषणों आदि में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इतने कैरेट का अगर सोना हो जाएगा तो जो है पता लगे कनुआ में कुछ बनवा के पहनेंगे तो चू जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये इतनी तन्न धातु होती है, तन्न कहे तो लचीली धातु, ठीक है। हाँ, सोच के देखो, अगर इतने कैरेट हो जाएगा वो चू जाएगा, यानी आप कान में पहनने वाला कोई बनवा कर लेकर आए तो क्या हो जाएगा? चू कर गिर जाएगा, पता नहीं कहाँ गया। इसलिए उसमें अशुद्धियाँ मिला करके ऐसा काम किया जाता है, ठीक। फिर आपसे कुछ सवाल पूछेगा, कहेगा ये बताओ विद्युत, जैसे कूलर चल रहा तो कूलर आप समझ सकते हैं भैया, बात ना करें, जो कूलर है, कूलर किसको किस में कन्वर्ट करता है? तो आप समझ सकते हैं कूलर जो आपका विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करें किसमें? पंखा लगा, पंखा यंत्र है, तो कूलर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। समझ जाओगे ना। इसी तरह से कूलर भी आ जाएगी, कूलर कोई है तो नहीं, उसमें भी तो पंखा ही लगा है। फिर आपसे पूछेगा कि ये बताइए डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो कहाँ होता है? जनरेटर में होता है। जनरेटर स्टार्ट करते हो, जनरेटर तो एक यंत्र है ना, जब उसे स्टार्ट करते हो तब विद्युत बनती है, अर्थात वहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा, यानी यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा का कन्वर्जन किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा। आप समझ पाएंगे, इन्हें गलतियाँ नहीं करेंगे, पेपर में आएंगे, इनमें ध्यान देना होगा, ठीक है। पेपर भाई कहीं से अंत से नहीं पूछा जाता, बस पेपर हमें अरे आपके बीच से ही पूछा जाता, बस हम आप समझ नहीं पाते, है ना। अगला देखो, अगला कहा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कौन थे? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YV रेड्डी, NK सिंह, YV चंद्रचूड़, UU ललित। बताओ भाई कौन? YV रेड्डी। सोच के बताओ। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी या NK सिंह, इन दोनों में से एक हैं। YV रेड्डी। हाँ, तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी और वर्तमान में NK सिंह, आप जानते हैं। इसमें एक नाम लिखा है YV चंद्रचूड़। तो YV चंद्रचूड़ कौन है? तो आप इतना जानिएगा, YV रेड्डी के बाद हम YV चंद्रचूड़ इनकी बात करते हैं। तो आप जानिए UU ललित के पहले हम जानो, UU ललित, इनको हम कहते हैं उदय उमेश ललित। आपसे पूछा जाए कभी ललित माने क्या होता है? ललित माने सुंदर होता है, ठीक है। उदय उमेश ललित,
उदय उमेश ललित जो है ये हमारे CJI हैं, यानी चीफ जस्टिस, हाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस नंबर के हैं? तो CJI हैं 49 नंबर के। किस नंबर के? ध्यान से देखो इधर दिया। तो उदय उमेश ललित किस नंबर के CJI हुए? उदय उमेश ललित 49वें नंबर के CJI हुए। और 50वें नंबर के कौन होंगे? ये आपके हो जाएंगे, इनका क्या नाम है? YV चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ नाम है, ये उनके पिता हैं। DY चंद्रचूड़ के पिता है YV चंद्रचूड़। हाँ, तो DY चंद्रचूड़ ना, क्या नाम है? हम और कुछ बोले उनके पुत्र हैं, YV के पुत्र हैं DY। अच्छा, कहाँ गया? ऊपर DY ना, हाँ ठीक, DY ठीक। तो DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ क्या है? DY चंद्रचूड़ आप जानते हैं ये देश के 50वें चीफ जस्टिस बनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेंगे? DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी का नाम क्या है? YV चंद्रचूड़। ये भी से पहले हाँ, YV चंद्रचूड़ पहले ये थे, है ना, ये भी CJI थे। तो YV चंद्रचूड़ इनके पुत्र हैं DY चंद्रचूड़। ये जो है क्या बनेंगे? 50वें CJI बनेंगे, यानी 50वें नंबर के। इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो नवंबर में स्टार्ट होगा। इस बात को समझ जाएंगे। अगला सवाल सुनेंगे। अब एक सवाल यहीं से आ जाता है, भारत के पहले CJI कौन थे? भारत के पहले CJI कौन थे? हीरालाल जयकानिया। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का गठन। तो अब चलो उस पर नहीं बात करेंगे, लेकिन थोड़ा जान लो। सुप्रीम कोर्ट का गठन यानी इसका उद्घाटन, अब उस पर नहीं खोलेंगे बात। इसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक, कितना जानो। चलो आगे पहुँचते हैं। लिखा है पीत घाटी कहाँ है? पीत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो देखो भाई, पीत घाटी यानी पीली घाटी। कौन सी? ये घाटी क्या होता है पहले ये जानो, आप समझो घाटी क्या होता है। ठीक है, घाटी क्या होता है देखिए, आप सोच करके देखिए। एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, दोनों पहाड़ हैं, है ना, दोनों खड़े हैं। तो देखो, एक ये पहाड़ है, पहाड़ का मतलब पर्वत जो भी, ये समझे ना ये। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये ऊपर आप जानते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। यहाँ से कुछ भी अगर आएगा तो धूप निकलती है, तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो पानी बने के नीचे जाएगा ना, और नीचे आएगा यहाँ पर नदियों का जन्म होगा। और जब नदियों का जन्म होगा, सोच के देखो, ये मिट्टी तो अपर्दन होगा, कटेगी नहीं कटेगी? कटेगी। तो कटेगी तो जो यहाँ पर जो बनेंगे गर्त जैसे ना, नाला नली जो नदियाँ बहेंगी, वही घाटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? घाटियाँ। समझ जाओगे ना। तो इनमें क्या होता है, सोच के देखो, नदियों किनारे क्या होते हैं? छोटे छोटे वनस्पतियाँ नहीं जमती। कभी आपने ऐसा देखा कि नदी किनारे वीरान रहा हो, यानी कुछ भी न रहा हो, हमेशा हरियाली आपको दिखाई देती है, चाहे जून जुलाई महीना हो, चाहे अप्रैल मई का, ऐसा ही होता है। आप मैदान में देखोगे, वही गधे वाली कहानी हमने आपको सुनाया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर। ठीक, तो घाटियाँ जो होती हैं ये पानी बहा करता है, तो वही कहा गया है। इनका अलग अलग नाम देते हैं। कुछ घाटियाँ हैं उनके कार्य के आधार पर उनका नाम पड़ जाता है। तो एक है पीत घाटी। पीत घाटी यानी इसे पीली घाटी कहते हैं, या इसे हम येलो वैली या येलो घाटी भी कहते हैं। ये आपकी अमेरिका के कैलिफोर्निया में, समझ जाओगे। तो भारत में कौन कौन सी घाटियाँ हैं इंपॉर्टेंट? तो आपको पहला तो याद रखना होगा, भारत में है उसे हम कहते हैं शांत घाटी। कौन? शांत घाटी। शांत का ही पर्यायवाची होता है मूक, तो इसे हम मूक घाटी भी कहते हैं। बस बात है, मूक घाटी भी कहते हैं। और यहाँ पर कोई जाता है, सोच के देखो, शांत का मतलब तुम्हें ये नहीं पता है कि घाटी है किस जगह पर, लेकिन घाटी नहीं पता है, अचानक जा करके उसमें जा करके सोच के देखो, गड्ढा बना दिया जाए और आपसे कहा जाए आप इसकी जाओ, पूरा पार्ट आपको लगे बराबर है, लेकिन जहां उस पर पहुंचोगे प्रेशर पड़ेगा, आप बचा से कहाँ चले जाओगे? खाई में। ऐसा ही है। ठीक उसी प्रकार से घाटी को पता नहीं होता, लेकिन आप जाओगे तो वहां पर समस्या हो जाएगी। समस्या का मतलब आप विशेष प्रकार से, एक प्रकार से समझेंगे। तो इसे हम कहते हैं साइलेंट वैली इंग्लिश में, या मूक वैली या घाटी, या इसे हम कहते हैं मृत घाटी। क्या कहते हैं? मृत घाटी। तो ये जिसे हम डेथ वैली भी कहते हैं, समझ जाएंगे। ये आपका केरल के पलक्कड़ जिले में है। केरल कौन सा? तो ध्यान रहे, शांत घाटी या मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल के पलक्कड़ जिले में है। कहाँ पर? केरल के पलक्कड़। कौन? केरल के पलक्कड़ जिले में है। एक सवाल आपसे पूछेगा, कहेगा ये बताओ फूलों की घाटी कहाँ है? ठीक, तो ध्यान रहे,
फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों का मतलब एक ऐसी घाटी है जहाँ पर केवल और सदाबहार फूल ही फूल दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा सा। तो फूलों की घाटी आपकी, कभी भूलोगे नहीं इन बातों को। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड के चमोली जिले में है। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले में, ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड के चमोली जिले में। कौन? चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में कौन है? तो आप समझ सकते हैं क्या है उत्तराखंड चमोली जिले में? फूलों की घाटी। इनको रटा नहीं जाता है, इनको समझा जाता है, समझ जाएंगे। अब यहाँ से आप उत्तराखंड की बात कर लिए तो उत्तराखंड से एक सवाल क्या बनेगा, सोच के देखो, इनको सब कुछ ध्यान रखना होगा। उत्तराखंड से सवाल कहेगा ये बताओ ऐसे कौन से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हुए जिनका पूरा कार्यकाल हुआ 5 साल? तो उनका नाम होगा, कोई बताएगा? नहीं भाई, नहीं, और सोचो। जो ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे, उनका नाम है एनडी तिवारी। क्या नाम है? ध्यान रहे, एनडी तिवारी। और किसी का पूरा कार्यकाल नहीं भैया, ठीक। एनडी तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि जब देश का विभाजन यानी हमारे यूपी का विभाजन अपना हुआ था तो आप जानते हैं उत्तराखंड बना था। कौन बना था? उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड कब बना था? डेट बता सकते हैं? डेट बता सकते हैं तो याद रखेंगे 1/9/15, 1 तारीख को, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब छत्तीसगढ़ है। ये सब बने हैं सन 2000 में। कब बने हैं? सन 2000 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ कब बना? छत्तीसगढ़ बना आपका 1 नवंबर में, ठीक। इसका मतलब होता है उत्तराखंड आपका बना 9 नवंबर में। इस बात को समझ पा रहे हैं? और झारखंड आपका बना कब? 15 नवंबर को, ठीक है। अब झारखंड जो है, झारखंड किससे कटकर बना है? तो झारखंड बिहार से कटकर बना है। किससे? बिहार से कटकर बना है, यानी बिहार से काटकर बनाया गया है। और उत्तराखंड किससे? उत्तर प्रदेश से काट करके बनाया गया। उत्तर प्रदेश के वे क्षेत्र जो पर्वतीय है, समझ पा रहे, पर्वतीय और पहाड़ी रहे, तो इनको काट करके बना दिया गया। और उसके बाद छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया है, ठीक है। ये क्यों बनाए जाते हैं? जब प्रशासनिक दृष्टि से शासन करना दुर्लभ हो जाता है तब ऐसी स्थिति होती है। यूपी का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि यूपी का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है? मैदानी है, समझ पा रहे हो ना। मैदानी कहे तो यही धान गेहूं आदि पैदा होता है, यही पहाड़ों पर कौन पैदा होगा? तो सोच के देखो। तो इसको कहा गया अलग कर दिया जाए, पर्वतीय क्षेत्र अलग, क्योंकि पर्वतों पर ध्यान दिया जा सके, ऐसा ही तो है। तो इस सेफ के लिए ऐसा किया गया। तो भैया ये कब बने तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लिखा है एनडी तिवारी, ये उत्तर प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री भी थे और यही वहां के मुख्यमंत्री बने और एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना पूरा 5 साल कार्यकाल पूरा किया है। कहां पर? उत्तराखंड। तो ध्यान रहे उत्तराखंड के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल कार्य पूरा किया। और जो उत्तर प्रदेश, एक सवाल ये भी आता है कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे, बताइए। एनडी तिवारी। आप निकाल पाओगे? हम उम्मीद करते हैं पूरी तरह से लग जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी कोई बताएगा? देहरादून। अब इस पे हम ज्यादा बात, हाँ, कई ऐसे राज्य जहाँ की 2 राजधानियां हैं, एक यहाँ की गैरसैंण भी है और एक आपकी यहाँ पर देहरादून भी है, ठीक है ना, जो गर्मी और ठंडी के आधार पर अलग अलग बनाई जाती हैं, समझ जाएंगे। इसी तरह आपका हिमाचल प्रदेश ही मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, शिमला और धर्मशाला, ठीक है। चलो और हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक सवाल देखो आपको फंसाएगा कभी कभी। आप यूपी का अगर विभाजन नहीं हुआ था तो आप देखेंगे कभी यूपी का नक्शा इस प्रकार से हुआ करता था, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से देखेंगे तो सोच के देखो। और नीचे जो ललितपुर लटका है उसको अगर इसके पैर मान लिया जाए और इधर सोनभद्र जो है इसके नीचे वाला पैर मान लिया जाए और इसके जो आपने देखा हो कभी यूपी का मैप देखे हैं तो आप अभी देख लेना, ये आपका बलिया हो जाता है ना, ये पूंछ निकल जाती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि ये आगे का पैर या पीछे का पैर, ये पीछे की पूंछ है और ये एक जो है मुख है, और मुख है तो इस प्रकार से पीछे की ओर देखता हुआ सिंह जैसे प्रतीत होता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है सवाल है, ये एसएससी जीडी का सवाल है, ठीक है। इसको ग्रुप डी ने भी पूछ रखा है कि भैया उत्तर प्रदेश का विभाजन से पूर्व इसका नक्शा किस आकार में था। तो ध्यान रहे पीछे को देखता हुआ शेर की भांति, समझ पा रहे हैं ना, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा जिला है यूपी का जो 3 तरफ से एमपी से घिरा है, ललितपुर हो जाएगा, ठीक है। सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है, समझ जाएंगे ना। चलो आगे की बात करते हैं।
नहीं है केमिस्ट्री में पता लगे बहुत कुछ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो घाटियां मैंने बता देती हूँ, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला सुनो, लिखा है निम्न में से सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, इनको आप याद रखेंगे, भारत रत्न। कौन सा, भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो देखो 3 आपको याद रखना होगा। सबसे बड़ा कौन है, तो पहले याद रखना भारत रत्न से छोटा। तो देखो एक है पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और एक है भारत रत्न। भारत रत्न यानी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, यानी ये छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। इस बात को समझ पा रहे हैं ना, ये आप जानकारी ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपके लिए जरूरत है। अगला देखिए, कहा गया है निम्नलिखित में से किस वृक्ष का संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है बुद्ध के जीवन से किसका संबंध नहीं है। तो आप जानिएगा, मैंने आपको बताया, जब कौंडिन्य ने बताया था कि बुद्ध या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, यही बताया था, ठीक है। तो इन्होंने देखा था, तो इसके लिए राजा इनके पिताजी यानी शुद्धोधन कार्य करते रहे, और इनको एक बार देखे जब 12 वर्ष की अवस्था में होते थे बुद्ध अपने ही राजमहल में जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर आसन लगा लेते हैं, ठीक। तब समझ में आता है कि शायद गड़बड़ होने वाला है, ठीक है ना। तो शुद्धोधन वहीं से ढूंढना शुरू करते हैं कि सदिया उदिया करा दिया जाए ताकि ये व्यस्त हो जाए और सब नौटंकी खत्म हो जाए, ठीक है। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी करा दी जाती है। इनकी पत्नी का नाम कोई बता सकता है, यशोधरा, समझ जाओगे ना, वो भी कोली राजकन्या है, ठीक है। ऐसा माना जाता है सब सतों में पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये 13 वर्ष की अवस्था यानी 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो जाती है। 12 वर्ष की अवस्था में पहली बार जामुन के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हैं। इनका जीवन से जामुन का तो हुआ नहीं हुआ। फिर बाद में देखते हैं 28 वर्ष की अवस्था में राहुल पैदा होते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ते हैं। घर छोड़ते हैं, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। और 35 वर्ष की अवस्था में यानी 6 वर्षों के बाद 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बुद्धत्व कहते हैं। इस बात को समझ पा रहे हैं, ज्यादा इस पे हम बात नहीं करेंगे। तो देखो इसमें किसका संबंध नहीं है। तो देखो इनको ज्ञान की प्राप्ति किसके नीचे हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। जम्बू वृक्ष के नीचे पहली बार इन्होंने ध्यान लगाया था। इस बात को हाँ, जामुन समझ जाएंगे। और इनका शाल या वट या बरगद वृक्ष के नीचे इनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था। तो किससे संबंध नहीं है, शीशम के वृक्ष। समझ पाओगे ना। चलो आगे हम बात करते हैं। सर्वप्रथम सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए। मैंने आपको बताया था, पहले ये बताओ सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने चलाए, हिंद यवनों ने चलाए। सर्वाधिक किसने चलाए, गुप्तों ने चलाए। सबसे ज्यादा शुद्ध किसने चलाए, कुषाणों ने चलाए। बात को मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको यह भी सिखाया था कि जो सातवाहनों ने सबसे पहले जो है शीशे के सिक्के चलाए, ठीक है। तो देखो कहा गया है सर्वप्रथम कि सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए। तो आंसर आपका होगा सातवाहनों। कौन, सातवाहनों। इन्होंने सर्वप्रथम में चलाया, चाहे सर्वप्रथम कौन, चाहे सर्वाधिक कौन। समझ पाओगे ना। आपसे कहीं पूछेगा पोटिन के सिक्के किसने चलाए, इन्होंने चलाए। पोटिन मैं भी नहीं जानता वास्तव में क्या होता है, ठीक है, याद रखे रहना। अगला है ध्यान मग्न बुद्ध प्रतिमा। ध्यान मग्न बुद्ध प्रतिमा किस राज्य में स्थित है। तो हाँ, तो पहली बात तो आप याद रखेंगे, ध्यान मग्न बुद्ध की प्रतिमा कहां पर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक, ठीक है। तो सोच करके देखो ध्यान मग्न बुद्ध की प्रतिमा कहां पर है, ठीक है। आप इसको बताएंगे और ढूंढ के लेकर आएंगे। यही से आज की बात हम समाप्त करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप भी भूखे हैं, है ना। अभी थोड़ा सा सुबह नौटंकी हुई थी, वह नौटंकी से मंचन करके मैं आया हूं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। जहां पर हो सकता है 8-10 महीने मैंने अथक मेहनत की, ठीक है।
अपनों के लिए अभी तक मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन अब अपने लिए भी जीना है, ठीक। क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो एक शब्द है जीना, ठीक, जीना, जीना का मतलब होता है जीना, लाइफ, और एक नीचे अगर बिंदी लगा दो इसका मतलब होता है जीना यानी सीढ़ी। समझ पा रहे ना? तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक। जो जीना है यानी लाइफ वाला जीना, वो बिना सीढ़ी वाले जीने के बेकार है, सही ना? क्योंकि हर चीज आप बड़ा सा बड़ा करते हैं तो छोटे चीज का सहारा लेना होता है, ठीक है। शायद ही संस्थान के लिए अगर मैंने गलत किया होगा तो हो सकता है उसका परिणाम मुझे मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने अगर शिद्दत से और मेहनत से काम किया है तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर मेरा साथ देगा, ठीक है। कभी भी अगर मैंने गलत किया होगा तो साथ नहीं देगा, और ऐसे भी जो गलत करते हैं उनका साथ देना भी नहीं चाहिए। इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान हमको नौकरियां न दिला देते तो थोड़ा हम उनको कुछ ना मानते, क्योंकि सोच के देखो, अगर भगवान तुमको नौकरी दिला देंगे, किसी मंदिर मस्जिद के पास जाओगे नौकरी दिला देंगे, तो उनके पास फिर कटोरा लेके खड़े रहोगे, भगवान हमारा नौकरियाँ बचा लो, ऐसा होता है ना? तो नहीं, बिना मेहनत के उसे कुछ नहीं मिलना चाहिए, सही है। तो यहीं से हम बात को समाप्त करना चाहेंगे, और बस अंत समय में इतना हम कहना चाहेंगे आज की क्लास में कि अगर खुद पर भरोसा है तो आपके साथ ही पूरी दुनिया आ जाएगी, अब खुद पर भरोसा नहीं है तो आपके साथ कोई भी नहीं, ठीक है। मेरे लिए सभी अपने हैं और सब कुछ अपने हैं। ये मुझे सनातन धर्म और हिंदुत्व और सनातन धर्म सभी सिखाता है कि सभी लोग अपने हैं और पूरी मानव मात्र अपना है, ठीक है। इस पृथ्वी पर केवल मानव ने ही राज किया है, हम आपसे बड़े बड़े भी तो प्राणी हैं, हाथी घोड़े ने तो राज नहीं किया है ना। आप इस बातों को विशेष ध्यान देंगे। जय हिंद।